लोकसभा में पिछले 2 दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बीच एक दिलचस्प राजनीतिक जुगलबंदी देखने को मिली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच तंज और जवाबी तंज ने सदन का माहौल कुछ देर के लिए हल्का भी कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम भी चर्चा में आ गया, जब अमित शाह ने उन्हें भाषण देने की शैली प्रियंका से सीखने की नसीहत दे डाली। दरअसल बृहस्पतिवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह पर हल्के फुल्के अंदाज में कटाक्ष किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अमित शाह जी, अगर आज महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य भी जीवित होते तो आपकी कूटनीति और कुटिलता देखकर शायद वे भी आश्चर्यचकित हो जाते। प्रियंका गांधी का यह बयान सदन में हंसी और ठहाकों के बीच सुना गया। उन्होंने अपने भाषण में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं को अधिकार देने की बात तो की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें बराबरी का हक देने में अभी भी गंभीरता की कमी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा वर्षों से राजनीति में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इसे लेकर वास्तविक राजनीतिक इच्छा शक्ति समय समय पर सवालों के घेरे में रही है। हो गया कंक्लूड करिए, हो गया कंक्लूड हो गया। उस तरह करेगा बात करने दीजिए। ओके, सर मुझे कंक्लूड करने दीजिए। गांधी जी, सर मुझे कंक्लूड करने दीजिए। हो गया आपका समय, हो गया आपका। आपकी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ये वो विषय है जो देश की हर महिला के दिल के का ही विषय है, इसलिए आज इस पे बोलने का मौका मिले, इसके लिए मैं आपकी फिर से आभारी हूँ। इस विषय का एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफ़ी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया। लेकिन घबराइए नहीं, ये वो नेहरू नहीं है जिनसे आप इतना कतराते हैं। ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में, और उस प्रतिवेदन को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति को दिया था। वो एक समिति के अध्यक्ष थे। उसमें उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सूची बनाई थी। 1931 में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में। उस कराची अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया, और वहीं से ये शुरुआत हुई कि महिलाओं का समान अधिकार हमारे देश की राजनीति में शामिल हुआ। उसी समय 1 वोट 1 सिटीजन 1 वैल्यू का सिद्धांत भी हमारी राजनीति में स्थापित हुआ। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज़ादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें इस अधिकार के लिए 150 साल इंतज़ार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने। कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया, तो ये समझ लीजिए
कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। आखिर जब 2023 में राहुल जी के पत्र को पढ़ने के कुछ सालों बाद, हाँ, उसके बाद पढ़ लिया। आखिर जब 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह अधिनियम सर्वसहमति से पारित किया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुकूल इसका पूरा समर्थन किया। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। उनकी सरकार के इस विधेयक का सार सुनिए। सबसे पहले इसमें लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए। अब सहमत है। फिर कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक बढ़ाई जाएगी। और इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ये कार्य करेगा। ऊपर से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती, मगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका असली मकसद उभरता है। वह राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वह राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें दो चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। ये सरकार 2011 की जनगणना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है।
आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देख लेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है। इसे टेक्निकल मुद्दा बता के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम इनकी मांग कर रहे हैं, हम इनकी ज़रूरतों को आगे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको एक टेक्निकल मुद्दा बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा। 2011 की जनगणना को परसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। हमारा संविधान सबका है, ये देश एक एक देशवासी का है, किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। इस विधेयक में सिर्फ यह अभाव नहीं है, एक और खतरनाक अभाव है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के तहत ये सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, मगर इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। जिस तरह असम में इन्होंने मन चाहे सीटों को काटा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये पूरे देश में इसका मतलब ये है कि परसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार एक बार फिर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करके देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है। हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ।
विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर, और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को, लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग है। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज ये उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्गों और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा। हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है वन सिटीजन, वन वोट, वन वैल्यू। अलग अलग राज्यों का दर्जा बगैर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है। इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। सदन की सर्वसहमति से देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का नाम भी लोकतंत्र का गौरवमय पन्नों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, सदन की चर्चा देख रही हैं। हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों में, गांव में, चाहे पढ़ी लिखी हों, कभी भी सभागृह की गैलरी की चर्चा नहीं करते सदन में। फोटो दिखा रहे हैं, एक मिनट महोदय, मैं थोड़ी अभी भी थोड़ी नई हूँ, मैं समझ जाऊंगी। प्रियंका जी, एक मिनट। माननीय सभासदों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई आज रात को 11 बजे तक बढ़ा दी जाए। अध्यक्ष महोदय, हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों और गांवों में, चाहे पढ़ी लिखी हों या हमने अवसरों की कमी का सामना किया हो, महिलाएं ही अपने समाज का बोझ अपनी दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति से अपने कंधों पर उठाती हैं। हम ही वह अथक कर्म शक्ति हैं जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं। दर्द और तकलीफें सहने की हमारी क्षमता असीम है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज इस संसद में खड़े हुए मैं खास तौर से अपने पुरुष साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस देश की महिलाएं
निडरता पूर्वक जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। घोर अंधकार से भरी रात में उठकर एक नई सुबह का दावा करना जानती हैं। इस देश की महिलाएं वे जबरदस्त सामूहिक शक्ति हैं जो इस देश के भविष्य को आकार दे रही हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर वे इस ऐतिहासिक कदम को ईमानदारी से उठा रहे होते तो पूरा संसद इनके साथ एकजुट होकर इसे पारित करता। लेकिन देश की महिलाओं के नाम पर इस देश के बुनियादी ढांचे, इसकी अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ने इस विधेयक का मकसद ही बदल डाला है। हमारी संसद को कमज़ोर करके अपनी सत्ता को कायम रखने की एक खोखली कोशिश साबित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इस देश की महिलाओं का वाकई आप सम्मान करते तो उनका राजनीतिक इस्तेमाल न करते। ये आपकी हस्ती, आपके पद, उसकी गरिमा और आपके दायित्व के प्रतिकूल है। आपने ही कहा था कि भारत की हर नारी का ये हक है, उसका अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं। आज नहीं तो कल उसे ये हक मिलेगा और इस हक को वे पूरी जिम्मेदारी से देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम आपके इन तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करते हैं। लेकिन अभी भी आप एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सर्वसहमति से इस सदन में पारित हो जाएगा और हमारे देश की हर नारी को अपनी असली शक्ति को धारण करने का मौका मिलेगा। मैं आपके द्वारा प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूं कि मन बनाएं, साहस करें, सही निर्णय ले लें। हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी। अपने 11 बजे तक के लिए अभी एक्सटेंशन का हाउस का सेंस लिया है, तो इतना मेहनत से देश का महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए, उनको जगह देने के लिए बहस कर रहे हैं, तो खाना का भी व्यवस्था कर देता हूँ, सबका भोजन। माननीय गृह मंत्री जी। प्रियंका गांधी के इस तंज के बाद शुक्रवार को जब अमित शाह लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कल प्रियंका जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं तो राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि वे अपनी बहन से भाषण देने की शैली जरूर सीखें। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर सरकार की ओर से मेरा पक्ष रखने का मुझे मौका दिया है। इसके साथ साथ मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस सदन के अभिभावक हैं। आपकी ही निसरा में सदन की कार्यवाही, सदन के नियम और संविधान के हिसाब से चलती है। ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पर आपने करीब करीब 130 सदस्यों को बोलने का मौका दिया है और ऐसे जैसे अभी आपने बताया, इसमें से 56 सदस्य महिलाएं हैं। वो एक प्रकार से बहुत बड़ा रिकॉर्ड शायद बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। संविधान संशोधन 33 का है, संविधान संशोधन 33 का, लेकिन 75% को मौका दिया है। मान्यवर, इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई शब्दों में ही सुनेगा तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है, इसका किसी ने विरोध नहीं किया है। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये संविधान संशोधन जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसको बारीकी से देखें तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर
किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। और मान्यवर कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा, कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। और मान्यवर मैं ये बात को जब बोलता हूं तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस सदन को इस बात से मैं कन्विंस करूं कि तरीकों का विरोध नहीं है, बिल के तत्व का, महिलाओं के आरक्षण का विरोध है। मान्यवर, ये 3 विधेयकों में अरे धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो, अखिलेश जी समझाओ जरा। मान्यवर, ये 3 बिलों में इसका उद्देश्य मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला उद्देश्य है सरकार का और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का कि महिला सशक्तिकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 29 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। इसका दूसरा उद्देश्य है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, ये सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की नींव में जो हमारी संविधान सभा ने तय किया था, वो सिद्धांत के स्पिरिट को यहां पर लागू किया गया। मान्यवर, ये पूरे सदन में 543 सदस्य बैठते हैं। किसी की सीट में वोटर्स की संख्या 39 लाख है, किसी की 60,000, और ढेर सारी सीटें ऐसी हैं जो 70 के दशक में फ्रीज हो गए, तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी हो गई है कि सांसद अपने मतदाता को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को वो कैसे संभाल पाए। मान्यवर, जो मतदाता है उसकी अपेक्षाएं होती है, उनकी समस्याएं होती है, और समस्याओं के निराकरण के लिए वो सांसद के पास भी जाना चाहता है, मिलना भी चाहता है। क्या इस सदन में जो विरोध करते हैं उसमें से कोई मुझे समझा सकता है कि जिस सांसद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 39 लाख वोटर हो, वो किस प्रकार से अपनी सांसद की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। और इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है, और परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। मान्यवर, संतुलित
समावेशी और व्यवहारिक लोकतांत्रिक ढांचा ये तैयार करना, इसकी जिम्मेदारी संविधान ने सरकार जो अधिकार में होती है उसको दी। तो अभी ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दी गई है। उनको पसंद नहीं है, मगर ये तो देश की जनता निर्णय करती है। वो वंश परंपरागत नहीं होता है, वो लोग चुनकर भेजते हैं। संघीय संतुलन बनाने रखना, लोकसभा में जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व आना और राज्यों की शक्तियों के बीच में भी संतुलन बनाना, ये परिसीमन के उद्देश्य संविधान सभा की चर्चा और हमारे संविधान में परिसीमन का जो जिक्र है उसमें कहे। इसके साथ साथ नए भूगोल, प्रशासनिक वास्तविकताओं और शहरीकरण और रोड, रास्ते, रेल से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और नए जिले, ये सबका संज्ञान परिसीमन में लेना होता है, क्योंकि ये सारी चीजें सांसद को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए बहुत जरूरी है। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 इसके अंदर ये सारे सिद्धांतों को समाहित किया गया है और उसी के निर्वहन के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये संवैधानिक सुधार लेकर आई। महिला सशक्तिकरण, समान प्रतिनिधित्व और संतुलित संघीय ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी के निर्वहन से ही आए। मान्यवर, कई सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि अभी क्यों लाए, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया उसमें जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा। अब ये पूछते हैं तो उस वक्त काफी सदस्यों ने पूछा है कि बिल लाते वक्त आपने जिक्र क्यों किया 26 के बाद की जनगणना। मान्यवर, हमने नहीं किया है। 71 में इनकी सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, तब इसको फ्रीज कर कर गई थी और वो फ्रीज के कारण हमें इसका जिक्र करना पड़ा। वो फ्रीज की हुई सीटों की संख्या उठाते हैं तभी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इंप्लीमेंटेशन होता है, इसलिए हम लेकर आए। और 71 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज रही और चलते 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 मैं कुछ सीटों का नाम बोलना चाहता हूं। माननीय मलकाजगिरी, तेलंगाना 48 लाख संख्या मतदाताओं की, बेंगलुरु उत्तर 29 लाख संख्या, बेंगलुरु दक्षिण 29 लाख संख्या, गाजियाबाद जहां से कभी रक्षा मंत्री जी भी सांसद रहे 28 लाख संख्या, उत्तर पश्चिम दिल्ली 27 लाख संख्या। 127 सीटें ऐसी है मान्यवर जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर से 20 लाख से ज्यादा। अब मुझे कोई बताए भला, जहां 48 लाख वोटर है वो सांसद कैसे 48 लाख मतदाताओं की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को मैच करता है? इसकी पूर्ति अरे अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है यार, कहां केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो अभी? इसका समय आएगा। मान्यवर, इनकी बात कहने दो तो जरा स्तर मालूम पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, हम केवल ये जानना चाहते हैं किस सेंसस के आधार पर ये जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है वो दुगना हो। मैं यही कह रहा हूं
ये पुराना है। मैं यही कह रहा हूं, अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएगी। मान्यवर, उनको ये भी पता नहीं है कि वो अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं। मान्यवर, 127 सीटें ऐसी है जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर है। अब इसमें एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, इस सिद्धांत का पूर्णतया उल्लंघन होता है। कहीं पर तो 45 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है और कहीं पर 6 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है। तो मत का मूल्य जो एक होना चाहिए वो नहीं हुआ है मान्यवर। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि डिलिमिटेशन के लिए ये लोग सहयोग कर दे, हमें भरोसा करें और डिलिमिटेशन करने दे तो ये मूल्य एक समान हो जाए। मान्यवर, मैं इसके इतिहास में भी जाना चाहता हूं। सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मान्यवर, 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। तो ये जो कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2026 कहां से आया, तो वो बताता हूं एक सेकंड। मान्यवर, ये कह रहे वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी बड़े विद्वान पुरुष थे, ये इनको जानते थे, तो इन्होंने प्रयास ही नहीं किया, बेचारे ने आगे बढ़ा दिया इंदिरा जी का। मगर हम तो समझते थे कि आप हमें सपोर्ट करोगे, तो हम तो बिल लेकर आ गए, अब आप गिराना चाहते हो भाई। तो वाजपेयी जी ये बात की कल्पना कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी को हम लोगों से वाजपेयी जी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि 19 महीना जेल में रहे थे मान्यवर, वो बहुत अच्छे से पहचानते थे। और 84वां संशोधन इसने 26 तक फ्रीज कर दिया और 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक क्या रिकॉर्ड से हटाना है? प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज, अरे बैठ जाओ मैं बता देता। तय करने दो, आप मत करें, प्लीज बैठिए। मैं इनकी इज्जत करते इसका सम्मान करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। अभी से लेकर अंत तक अगर फ्लो के कारण कोई असंसदीय शब्द निकल जाता है तो आप स्वयं इसको हटा देना, इनको बोलने का मौका मत देना। मान्यवर, 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 26 में
ये सीमा समाप्त हो। अब 26 में सीमा समाप्त होने के बाद अगर डिलिमिटेशन करते हैं तो डिलिमिटेशन 29 के पहले समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि परिसीमन आयोग का एक नियम है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर पब्लिक हियरिंग देना होता है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पब्लिक हियरिंग 26 के मध्य से लेकर 29 तक हो नहीं सकता और 27 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते। तो स्वाभाविक है अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। ये जो पूछ रहे थे क्यों अभी आ रहा है, इसके लिए मैं पूरी बात समझा रहा हूं। वैसे मैं मानता हूं ये समझे हुए, मगर मान्यवर कहावत है ना, सोता है उसको जगा सकते हैं, जो जागता ही पड़ा हो उसको कोई उठा नहीं सकता। ये सब समझते हैं मगर एक भ्रांति खड़ी करना चाहते हैं। मान्यवर 76 में इस देश की आबादी थी 54.79 करोड़ और आज 140 करोड़। तो 54.79 करोड़ आबादी में जितने सांसद थे उतने ही 140 करोड़ की आबादी के बाद रखना, ये इनका मानना है। मान्यवर आर्ग्यूमेंट क्या दिए गए कि सबको बोलने का कम मिलेगा, 0 ओवर में मौका नहीं मिलेगा। मान्यवर सरकार का दायित्व है कि सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार सदन के दिनों की संख्या भी बढ़ाएगी। और मान्यवर आप तो बड़े दयालु हो, रात को 12-12 बजे तक सबको 0 ओवर का मौका देते हैं। और एक तीसरा भी तरीका है साहब, तीसरा भी तरीका है कि अभी जो समय राहुल गांधी जी के अप्रोच के कारण जाया जाता है वो राहुल जी भी बंद कर दे तो अपने आप बोलने का सबको टाइम मिल जाएगा। ये विरोध कर स्थगन करा कर जो समय बेकार कर देते हैं वो अगर वो भी बंद कर दे तो कुछ सरकार बढ़ाएगी, कुछ राहुल जी बढ़ाएंगे और कुछ आप बढ़ा लोगे, तो समय की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर परिसीमन आयोग वो एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार है हर मतदाता को अपना प्रतिनिधित्व समान रूप से प्राप्त करने का, और 120% की वृद्धि होने के बाद ये कभी हो नहीं सकता कि एक समान। मैं तमिलनाडु का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। अगर डीएमके का मानकर हम इसी 543 सीट में आरक्षण करते हैं तो 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी और 26 सीटें ओपन रहेगी। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर करते हैं तो तमिलनाडु की सीटें 6 कम हो जाएगी, परंतु हम वो नहीं कर रहे। हम 50% वृद्धि हर राज्य की कर रहे हैं जिससे किसी का प्रोरेटा नहीं। तो अब क्या होगा, 59% सीटों में 20 सीटें बढ़ेगी और 39 सीटें महिला ओपन रहेगी और 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। मान्यवर अभी कहां समाप्त हुआ है भाई, आप भी राहुल जी के तरह मेरे बोलने का क्रम आप तय करो। नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं दूंगा ना, इससे भी अच्छी दरखास्त दूंगा, चिंता मत करो। और मान्यवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि जनगणना क्यों समय पर नहीं हुई। मान्यवर सबको मालूम है
कि 21 में जनगणना होनी थी और 21 में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, कोविड का संकट आया और कोविड के संकट के कारण जनगणना संभव नहीं हो पाई। कोविड का संकट समाप्त होने के बाद देश को काफी समय लगा इसमें से उभरने में, और जब 24 में जनगणना की शुरुआत हुई तब कुछ दलों ने उचित ही मांग करी कि भाई जाति के आधार पर जनगणना करनी चाहिए। सरकार ने अनेक दलों के साथ चर्चा की, अनेक जाति समूहों के साथ चर्चा की, कई सारे सामाजिक ग्रुपों के साथ चर्चा की, कुछ सरकारों से भी चर्चा करी, राज्य सरकारों से, और बाद में निर्णय करा 25 में कि हम जाति जनगणना कराएंगे। मान्यवर, और ये निर्णय होने के बाद अब जो जनगणना हो रही है उसमें जब व्यक्तियों की गणना होगी तब जाति का कॉलम आने वाला है और जाति की गणना भी होगी, ये सुनिश्चित है। मान्यवर, मैं पहले भी जो जनगणना हुई है कांग्रेस पार्टी के समय में, इसके भी प्रश्नोत्तरी को स्टडी किया हूं। जब बिल्डिंग की जनगणना होती है उस वक्त जाति जनगणना तो ये करते ही नहीं थे, परंतु धर्म भी नहीं पूछा जाता था और कुछ नहीं पूछा जाता था। मगर जब व्यक्ति की जनगणना होती है तब ये सारे सवाल आते हैं, कितना पढ़े लिखे हो, कब जन्म हुआ था, धर्म क्या है। अब ये भी पूछेंगे कि जाति क्या है। इसमें किसी को संशय करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ आपको पहचान कर कैबिनेट प्रस्ताव में जनगणना की जाति के साथ होगी वो प्रस्ताव पारित किया। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन रखने की। पीयूष भाई क्या अपेक्षा रख रहे हो? ये जाति जनगणना की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें उलझाना चाहते हैं। अब पीयूष भाई बेचारे भोले हैं, वो कहते हैं कि जाति जनगणना की घोषणा कर रहे, ताली बजाओ। हम कर रहे हैं तो ये ताली नहीं बजाएंगे। उनको जाति जनगणना से कोई लेन देन नहीं है, उनको यहाँ बैठने से लेन देन है जो नहीं होने वाला है भैया। अभी मान्यवर, मैं फिर से एक बार 140 करोड़ की जनता के मन में किसी की भी प्रकार का भ्रांति, कंफ्यूजन न हो, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। और मान्यवर, अब ये बिल जब से आया है तब से विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू की। सबसे पहली भ्रांति फैलाना शुरू की कि जाति जनगणना को टालने के लिए ये कर रहे हैं। जाति जनगणना को टालने के लिए हम ये संविधान संशोधन लेकर आए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं मान्यवर, 3 माह पहले जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल हम घोषित कर चुके हैं, टालने का सवाल ही नहीं है। जातिवार जनगणना की शुरुआत हो गई है, उसका पहला चरण जो है वो अभी चल रहा है। फिर आए कि दक्षिण को अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा भय लगा
कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, या नहीं बैठ पाओगे। नहीं हो पाए। देश के अंदर विभाजन कर कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। मान्यवर, बैठ जाओ। इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो? इतना गुस्सा मत खाओ प्लीज, प्लीज। इतना सदन में, मारन जी, सदन में इतना गुस्सा नहीं करते हैं, शांत। मान्यवर, 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 जोर से बोलने से, बोलना है आपको? मैं बैठ जाता हूं, बोलो चलो। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना, प्लीज। नो नो, मान्यवर, 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 माननीय अध्यक्ष जी, झूठ को जोर से बोलने से सच नहीं होता, सच सच होता। मैं बड़ी शांति से समझा रहा हूं कि ये परिसीमन आयोग और संवैधानिक सुधार के लिए ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आज भी सभी लोग बोले हैं कि इससे दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व की दृष्टि से नुकसान होगा। मैं ये बात कर रहा हूं, वो हकीकत नहीं है। अब जब मैं हकीकत नहीं है कहता हूं तो कल मैंने डिटेल बताया था, मगर फिर भी भाषण पढ़े जाते हैं फ्यूचर में। ये नैरेटिव तोड़ने के लिए जरूरी है कि मैं एक लाइन में समझाऊंगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, 4-5 राज्यों का जो काल्पनिक एक दक्षिण उत्तर करा है, इसके 5 राज्य है, उसकी 543 सीटों में अभी स्ट्रेंथ है 129। अब ये 129 जो स्ट्रेंथ है 543 के प्रतिशत निकालते हैं तो 23.76% होती है। अब 50% वृद्धि कर जब ये 5 राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं तो 129 से बढ़कर 195 होती है। 129 के बढ़कर सीटें 195 होगी, जिसका 816 में प्रतिशत भार निकालते हैं
तो 23.87 आएगा। तो पहले 23.76 था और अब थोड़ा सा बढ़कर 23.87 होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी का नुकसान नहीं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने मान्यवर आप पारित कराने की सहमति दो, अभी पेश करा देंगे। हाँ, 1 घंटा रुक जाएंगे। चलो माननीय गृह मंत्री बता दो इनको, 1 घंटा रुक जाएंगे। कहीं तैयार है? 50% का बिल 1 घंटा रुक जाएंगे। पेश तैयार हो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ। बैठो। ए राजा जी, एक मिनट मुझे सुनो। बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए। मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? चलिए, सहमत हो? सदन में बात कर लेते। सहमत हो? अभी अमेंडमेंट लाएंगे। चलो सर, शुरू करते हैं आगे। सर, last minute. हाँ। Sir, last minute, yesterday onwards, when the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by in legislation by 50%, these 2 things, are you ready? अब बैठ जाओ। हो गए भाई, तेरा नेता बोल लिया। मान्यवर, वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। मान्यवर साहब, मैं इनका जवाब देता हूं, इनको बिठा दीजिए प्लीज। अखिलेश जी से पूछ लेना। मान्यवर, मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है। एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर, वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाँ जी, मैं तैयार हूं। एक सेकंड, अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ। दूसरा भी बताता हूं मान्यवर, 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये इसके माध्यम से अगर बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। क्या कई बार है ना, सदन में भी फैसले हो जाते हैं, इसलिए सदन में फैसला कर लो। माइक ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है। अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग,
अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मान्यवर, इसलिए ऑफिशियल अमेंडमेंट ला मैं रहे हैं बाद ना। में इसका जवाब देता हूं। मान्यवर, मैं इस देश की मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, मान्यवर, यहां पर तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। मान्यवर, यहां कुछ सदस्यों ने मैं बताता हूं भाई साहब, मान्यवर, यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना, पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। मान्यवर, इसके दो कारण हैं। पप्पू सुन लिया ना, अब शांति रखो, ठंड रखो यार, चलो। मान्यवर, आरक्षण पाने की योग्यता पहला कारण है। आरक्षण पाने की योग्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कोई प्राप्त कर सके। ये संविधान की बात मैं कर रहा हूं। अगर आज कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है जिसको आरक्षण मिलता है, यहां नहीं मिलता है, और अगर वो मुस्लिम बन जाता है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण जन्म से ही मिलता है मान्यवर, किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया, इसलिए वहां पर उसको सील किया है। और दूसरा, ओवैसी जी ध्यान से सुनना, दूसरा अनुच्छेद 15(4) के अनुसार आरक्षण उन लोगों के है, उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पैदा हुए हैं। अनुच्छेद 16(4)
इसके तहत आरक्षण पिछड़े वर्ग को, नागरिकों को दिया जाता है। अब संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं और इस संविधान की बात करते हैं। कोई भी संविधान पढ़कर बता दे मुझे, संविधान के किस आर्टिकल से धर्म के आधार पर आप आरक्षण करोगे? कोई बता दे मुझे, एक भी आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं। मान्यवर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, दोनों का नीति स्पष्ट है। जो संविधान सम्मत नहीं है वो धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना भी देंगे, ना कभी किसी को देने देंगे। मान्यवर, अब मैं ओबीसी की बात करता हूं, सुनो ना, सीट बदल देनी पड़ेगी पप्पू जी। मान्यवर, इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का, दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए जो ओबीसी को आरक्षण देते थे। उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में, ये जवाहरलाल जी थे, 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब बीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। और कांग्रेस ने 51 और 71 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया। मान्यवर, अब क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए, तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, इन्होंने काका साहेब कालेलकर समिति में विरोध किया। मंडल आयोग के रिपोर्ट को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाला और जब लागू होता था राजीव गांधी जी ने भी विरोध किया। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय में है, जो 40% होता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी की सूचियों को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देकर एम्पावरमेंट करा और 14 से 18 के बीच में 16 जातियों को ओबीसी
जनजाति में क्या है? अरे मेरा हो जाने के बाद पूछिए ना। You can ask later. माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, क्या कह रहे हैं? बाद में you can ask later. मान्यवर, मान्यवर, और जाति जनगणना चल रही है। जाति जनगणना का रिपोर्ट भी जाति के साथ ही आएगा। इस पर सदन विचार करेगा और जब विचार करेगा जो सामूहिक मन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ आगे बढ़ेगी, इसमें किसी को संशय रखने। मान्यवर, उनके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि। राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व और इसकी भागीदारी का हित सबसे जरूरी है और संविधान को लागू करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और समान अवसर और न्याय की रक्षा ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को विशेष कर कि सिर्फ भाषण में नारे लगाने से इस देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। 1947 से लेकर 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी इसका परिचय आ गया, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हो। मान्यवर, ये दिखावटी प्रेम जो है वो इस देश का पिछड़ा भी जानता है और पूरे देश की जनता भी जानती है और आज से देश की महिला भी जानेगी कि हमारा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना। मान्यवर, अब मैं महिला आरक्षण पर बताना चाहता हूं। सबसे पहले 1992 में श्री नरसिम्हा राव 72 और 73 का संविधान संशोधन लेकर आए और माताओं बहनों को 33% आरक्षण पंचायत में देने का एक स्तुत्य काम नरसिम्हा राव जी ने करा। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मगर कांग्रेस ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया कि वो हमारे प्रधानमंत्री। वहां तक मान्यवर संस्कार में किसी को जाने नहीं दिया था। इसके बाद 96 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने और 81वां संशोधन विधेयक सितंबर 1996 में यहां पर रखा गया। वहां कुछ पार्टियों ने विरोध किया, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मगर सब उछल पड़ेंगे और एक कमेटी बनी, गीता मुखर्जी कमेटी। वो गीता मुखर्जी कमेटी को ये विधेयक दे दिया गया और जो आज उनकी दरखास्त है कि समिति को दे दो, और गीता मुखर्जी समिति की रिपोर्ट आई, तब तक 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया और बिल लैप्स हो गया। फिर 98 में 84वां संशोधन आया। कुछ पार्टियों ने फिर से, पार्टियां बदली नहीं है, वही पार्टियां विरोध करती रही। वो विरोध किया, बिल को सदन में प्रस्तुत करने की जैसी स्थिति भी नहीं रही और 12वीं लोकसभा के विघटन पर वो बिल लैप्स हो गया। मान्यवर, 99 से 2003 में 85वां संविधान संशोधन विधेयक आया, फिर से उसी पार्टियों ने विरोध किया और बिल लैप्स हो गया। 8 से 14 में 108 का संविधान संशोधन विधेयक मनमोहन सिंह जी लेकर आए और राज्यसभा में प्रस्तुत किया। राज्यसभा में बिल पारित भी हुआ, मगर लोकसभा का दरवाजा कभी वो बिल ने देखा नहीं। और किसने विरोध किया?
उसी लोगों ने विरोध किया। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, भले माइक के बगैर बोले हैं, बीजेपी ने इस बिल का कभी विरोध नहीं किया। ये रिकॉर्ड मैं क्लियर करना चाहता हूं। मान्यवर, जब ये लोकसभा में आया तब सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों ने इसका विरोध किया। ये मानो अभी कांग्रेस पार्टी कर रही तो हम नहीं समझा सकते, मगर भला लल्लन सिंह जी कैसे विरोध करेंगे? ये तो हमारे साथ है, ये तो बिल का समर्थन करेंगे। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के समर्थक पार्टियों ने मनमोहन सिंह सरकार का ये बिल का विरोध किया। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार के इशारे पर सरकार के हिस्सा बनी हुई पार्टियों ने लोकसभा में ये बिल को पेश नहीं किया। और 2023 में मोदी जी जानबूझकर 2023 में विधेयक लाए। उनको मालूम था कि 24 में चुनाव है, कितने भी मनसा हो कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर पाएगी, तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सर्वानुमत से यही सदन जब नवाब बना, सबसे पहला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो और राज्यसभा में भी होगा। तो मान्यवर, हम तो मानते थे कि अब हो गया, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन कराने में आए तो किंतु परंतु मगर अगर ये सारी चीजें छोड़कर आज फिर से विरोध कर रहे हैं। 5वीं बार इंडिया अलायंस की पार्टियां विरोध कर रही है। मान्यवर, ये देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी। जब ये चुनाव में जाएंगे, महिलाओं का आक्रोश उनको सामना करना पड़ेगा और रास्ता नहीं मिलेगा। मान्यवर, ये बदलाव की जरूरत क्या है? पहली लोकसभा में 22 महिला सदस्य चुनकर आए, छठी में 19 आए, 8वीं में 44 आए, 14वीं में 51 आए, 17वीं में रिकॉर्ड 78 महिला सदस्य चुनकर आए और 18वीं में 75 महिला सदस्य चुनकर आए। मान्यवर, ये आंकड़े जो है वो हमारी माताओं बहनों की राजनीति में हिस्सेदारी लेने की उत्सुकता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर महिला सांसदों ने, आपने कई बार मौका भी दिया, आज भी दिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल के विषय पर बोलकर, जो विषय पर चर्चा हो इस पर बोलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मान्यवर, हमने लेटर एंड स्पिरिट में ये महिला आरक्षण का, विमेन लेड डेवलपमेंट का हमने अनुसरण किया है। प्रधानमंत्री जी के पहले मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं थी और ये कह रहे थे अखिलेश जी कि आपने सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री दिया है। हमारे यहाँ सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनी, आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री। मान्यवर, एक बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये सब जगह भाजपा की महिला नेत्रियां पहली, हाँ अभी है, मगर ये तो पहली बार बनी। ये पहली बार बनी, इसका मतलब क्या है? 70 साल में कांग्रेस ने कभी उन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी, इसलिए हमारा नंबर लगा है। और आज भी रेखा गुप्ता जी पहली मुख्यमंत्री नहीं है, तीसरी मुख्यमंत्री के। अरे मैं बोल रहा हूं भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं। अरे सुनो भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं, तीसरी मुख्यमंत्री है। और मान्यवर, हमने इस देश की पहली आदिवासी महिला को द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बना दिया। मान्यवर, हमने 3 दशकों से जो बिल चर्चा में आता था और नूरा कुश्ती वाले प्यार और अभाव से रिजेक्ट हो जाता था, हम इसको लेकर आए।
मगर मुझे दुख है कि पहले भी जिस बिल को जिन्होंने पारित नहीं करने दिया वो ही आज इसका किंतु परंतु अगर मगर से विरोध करने के लिए खड़े हो गए। मान्यवर, आज 14 लाख महिलाएं अब तक जनप्रतिनिधि के रूप में देश में पंचायत में काम कर चुकी है। मान्यवर, क्या बोल रहे हैं? अरे ज्योतिमणि जी, मार्क कट जाएंगे। नरसिम्हा राव जी लाए थे, टिकट कट जाएगी। नरसिम्हा राव का नाम बोलोगी तो। मान्यवर, इस 11 साल में सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व की बात नहीं, इस देश की माताओं बहनों का, मातृशक्ति का, महिलाओं का जीवन सुचारू रूप से चले, इसलिए ये 11 साल में 15 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचा है। मान्यवर, नल से पानी पहुंचता है तो सबसे ज्यादा फायदा माताओं बहनों को। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला दिया गया, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, 7 करोड़ 26 लाख सुरक्षित मातृत्व दिया गया, 52 करोड़ पीएम मुद्रा योजना की महिला साहसिक बनाई गई, 4 करोड़ में से 75% माताओं बहनों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मान्यवर, जेंडर बजटिंग में 97,000 करोड़ का बजट था, नरसिम्हा राव जी ने, निर्मला जी 5 लाख करोड़ का बजट इस देश की महिलाओं के लिए। मान्यवर, हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बनाने, उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए और विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। मान्यवर, आज मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि भाई कल की स्पष्टता के बाद विरोध का तो कोई कारण ही नहीं बनता है, क्यों विरोध करें? मैंने बोला भाई ये रॉन्ग नंबर है, आपको राहुल जी को पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई? मगर उसने कहा आपको क्या लगता है? मैं कोई ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सख्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। मान्यवर, इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया। मुझे तो था आज देश की माताओं बहनों के लिए, मान्यवर, मुझे था देश की माताओं बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है, ये विरोध आज नहीं होगा, मगर आज भी विरोध करेंगे। मान्यवर, मैं बिल के
बयानबाजी मत करिए प्लीज प्लीज। समझदारों को इशारे में कहा जाता है। मान्यवर, मान्यवर, बिल के ये कन्विंसिंग करें। सुरेश जी, सुरेश जी, अरे यार छोड़ो। सुरेश जी, कन्विंसिंग मत करो, वोट डरने वाले। मान्यवर, कन्विंसिंग मत ये जो बिल मेरे साथी अर्जुन मेघवाल जी लेकर आए हैं, इसमें अनुच्छेद 81/1 में संशोधन प्रस्तावित है। इससे 550 से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 तक की जाएगी। मान्यवर, अनुच्छेद 81(2)(b) उसको भी कोई बदलाव के बगैर हम कह रहे हैं, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। अनुच्छेद 81(3) में जनसंख्या को नवीन जनगणना के अनुसार परिभाषित करने का जो है, उसमें हम प्रोविजो क्लॉज लगाते हैं और इसको समाप्त करते हैं। इसके साथ 170A जो राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम और अधिकतम सीटों को निर्धारित करता है, उसको जस का तस रखते हैं। 170(2) समानता के सिद्धांत राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो है, इसके अंदर हम बदलाव करते हैं। और ये सारे बदलावों का मूल उद्देश्य है कि 50% सीटें हर विधानमंडल और संसद में बढ़ाकर माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मान्यवर, मैं अभी बताया कि 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ है, मगर आज किंतु परंतु अगर मगर से कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है। मान्यवर, इसके मुझे दो ही कारण दिख रहे हैं कि ये बिल नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं। अगर ये महिला आरक्षण होता है तो देश की माताओं बहनों में मोदी जी को यश मिलेगा। मान्यवर, मोदी जी ने बड़ा हृदय कर एडवर्टाइज देकर उनको यश देने का कह दिया, फिर भी ये नहीं मानते हैं। मान्यवर, उनको लगता है कि महिलाएं ज्यादा मोदी जी को वोट देती है, उनको क्यों भला रिजर्वेशन दे। तो मैं बताता हूं कि आप रोक नहीं। आज ये 23 में इस सदन में से देश की महिलाओं को जो वादा किया था 23 में 33% आरक्षण का, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंबर, पूरे सदन ने वादा किया था, इससे पीछे हट रहे। मान्यवर, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये साहबानों में भी पीछे हट गए, ट्रिपल तलाक में भी पीछे हट गए, और अब तक जितनी बार महिला आरक्षण आया वो पीछे हटे। मान्यवर, मैं अभी भी, हमारे नेता ने तो कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज से वोट करिए। ये अंतरात्मा की आवाज का नारा नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, इंदिरा गांधी जी का है। मगर मोदी जी को थोड़ा समझ फेर हो गया। उस वक्त विरोध पक्ष में अटल जी, अडवाणी जी थे। यहाँ आत्मा ही नदारद है, अंतरात्मा कहां से लाना। मान्यवर, ये रूथलेस पॉलिटिक्स करते। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इसका यश किसको मिलेगा, इसके लिए आप महिलाओं का आरक्षण लटका रहे हो। चुनाव में जहां जहां जाओगे, इस देश की महिलाओं का आक्रोश आपको सहन करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और रास्ता भी लेगा। मान्यवर, मैं, आप इस सदन के कस्टोडियन हो, अभिभावक हो। मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था। आपकी जिम्मेदारी है कि ये सदन की गरिमा पूरे देश में और विश्व में बनी रहे।
मान्यवर, ये जो भाषा है सदन की मर्यादा तोड़ने वाली, आप क्या भाषा उपयोग कर, कायर है, आप सरेंडर कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो, अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है, सदन में कोई आंख मारता है, कोई मुस्कुराकर बैठता है। मान्यवर, सदन के रास्ते पर चाय पकोड़े खाते हैं, सदन के रास्ते पर। ये किस प्रकार का विपक्ष के नेता का बिहेवियर, किस प्रकार की भाषा है? क्या वो समझते हैं कि ये भाषा को देश नहीं सुन रहा है? ये भाषा को देश सुन रहा है। आपकी और आपकी पार्टी दोनों का परिचय देश को हो रहा है। मान्यवर, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, फ्लाइंग किस कर देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं कि सरेंडर हो गए। स्पीकर को बार बार रोकना पड़ता है और सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। मान्यवर, ये कहते हैं ये क्रूर बिल है, महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल क्रूर बिल है, उत्तर और दक्षिण के बीच में भेदभाव कर रहे हो, दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इतना कल समझाने के बाद भी अगर ये स्टेटमेंट आता है मान्यवर, तो मैं मानता हूं ये जानबूझकर दिया गया स्टेटमेंट है। मान्यवर, मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के उनमें को इस देश का परिचय कराना चाहता हूं कि हजारों साल पहले राम सेतु बनाने के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया था, वो गिलहरी को भी आज अवध्य माना जाता है इस देश में। इतना उपकार याद करती है। और हजारों साल के बाद भी हवन में हड्डियां डालने वाली ताड़का को भी याद रखा जाए। आप महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अमित शाह के इस बयान पर सदन में फिर से ठहाके गूंज उठे। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मेज थपथपाकर प्रतिक्रिया दी, जबकि विपक्षी सांसदों के बीच भी मुस्कान देखी गई। शाह ने इसके बाद अपने भाषण में सरकार की नीतियों और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में भी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा में ये संवाद भले ही हल्के फुल्के अंदाज में हुआ, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई। एक ओर प्रियंका गांधी का चाणक्य वाला कटाक्ष चर्चा में है, तो दूसरी ओर अमित शाह द्वारा राहुल गांधी को दी गई नसीहत भी सुर्खियों में बनी है। संसद के गलियारों में कई सांसदों का कहना है कि लोकतंत्र में तीखी बहस के बीच ऐसे हल्के पल सदन के माहौल को सहज बनाते हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के संवादों के पीछे भी राजनीति की गहरी परतें छिपी होती हैं, जो आने वाले समय में बयानबाजी और रणनीति दोनों में दिखाई देती हैं।